हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आपका मेरे चैनल एस्पर क्लासेस बाय अनिल सक्सेना में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मुझे कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स किया था कि आप सर केवल इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ही वीडियो बनाते हैं और आप हमारे लिए कुछ अलग से वीडियो बनाएं जिसमें आप हिंदी में ही सारा एक्सप्लेन करें। अतः आपकी बात को ध्यान में रखकर मैं आज आपको हिंदी में ही सब कुछ बताऊंगा और आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि मैं आपकी बातों को मानता हूं तो आप भी मेरी बातों को मानिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, और साथ में अपने फ्रेंड को आप ज़रूर लाइक और शेयर करें। साथ में प्रेस बेल आइकन जरूर करें जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको जो बताऊंगा वृत्त के बारे में बताऊंगा। परिधि, त्रिज्या, व्यास, वृत्तखंड, त्रिज्याखंड आदि के बारे में आपको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये हिंदी में बनाया हुआ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यदि अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं जिससे कि मैं और ज़्यादा वीडियो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बना सकूँ। चलिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। व्रत क्या है? तो व्रत क्या है कि व्रत के किसी बिंदु को केंद्र मानकर, मैंने मान लिया बिंदु क्या लिया ओ, तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर खींची गई सरल आकृति जो कहलाती है वो कहलाती है व्रत। तो हम इसको मैं आपके हैंड टू हैंड लिख भी दूंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। किसी बिंदु को केंद्र मानकर, अब बता सकते हैं बिंदु क्या है? ओ। तो किसी बिंदु को केंद्र मानकर यह हमने बिंदु को केंद्र माना। उसके बाद क्या करा? एक निश्चित दूरी से, आप देख रहे हैं निश्चित दूरी कौन सी होगी? ये आप इसको लें तो ये निश्चित दूरी जो है, निश्चित दूरी से खींची गई जो सरल आकृति है, ये जो आपकी जो आकृति है ये कहलाती है वृत्त। मानकर निश्चित दूरी से खींची गई सरल आकृति व्रत कहलाती है। स्टूडेंट, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि ये केवल हमारे 9th एंड 11th में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में भी काफ़ी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेंगे, इसलिए हमें अच्छी तरह से इसको समझना है और इस बात को ध्यान रखना है कि हम कोई भी कंसेप्ट को अधूरा ना छोड़ें। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद व्रत आपके समझ में आ गया। ये निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर खींची गई जो सरल आकृति होती है वो व्रत कहलाती है। अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है परिधि क्या होती है। तो परिधि तो बिंदु ए से व्रत के चारों ओर खींची गई माप, सही है। यहां से हमने स्टार्ट करा और ये हमने इसको जो पूरी मेजरमेंट है खींच दी, इसको हम बोलेंगे चारों ओर खींची गई माप व्रत की परिधि कहलाती है। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। मैं थोड़ा बहुत आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्डों को याद रखें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये परिधि आपके समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिज्या और व्यास के बारे में, जिसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो हमें क्या है, सबसे पहले त्रिज्या के बारे में देखना है। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस, ये भी ध्यान रखिए। तो हमने क्या करा है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं रेडियस के बारे में बताऊंगा कि किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, परिधि क्या है, यही तो परिधि बताई मैंने आपको। तो किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी जो कहलाती है वो त्रिज्या कहलाती है। किसी वृत्त के केंद्र से, समझ में आएगा, केंद्र क्या है हमारा ओ, और परिधि पे पॉइंट जो है वो ये वाले हैं आपके, ये हो गए ये वाले। तो इसका मतलब क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी
क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। डियर स्टूडेंट, यदि आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और लाइक और शेयर करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप चाहते हैं कि आगे भी मैं हिंदी मीडियम की वीडियो बना पाएँ। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए मेरे लिए भी प्रॉब्लम होती है कि 2 वीडियो बनाने पड़ते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए और एक आपके लिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना पूरा दम दिख। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगा व्यास के बारे में। देखिए व्यास क्या होता है। व्यास को हमें थोड़ा इसको ये भी ध्यान रखना है, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। सही है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी रेखा जो किससे होकर जा रही है, हमारे सेंटर से होकर जा रही है। तो ये लाइन पासिस थ्रू द सेंटर इज नॉन एज डायमीटर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए, उसे हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और ध्यान रखिए कि व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। जो भी हमें त्रिज्या देगी उसको दिया जाएगा, उसको जब हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा व्यास। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगा जीवा के बारे में। जीवा को इंग्लिश में कहते हैं हम कोड। ध्यान रखिए। अब इसमें देखिए कि हमें कोड के बारे में पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली 2 बिंदु कौन कौन से हो गए, जैसे सी और डी हो गया, ए और बी हो गया, ई और एफ हो गया। तो जो हमें क्या है, वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो कहलाती है वो जीवा कहलाती है। तो वृत्त की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली तो 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो किससे होकर जाए, जो केंद्र से होकर जाए, ये ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं कि वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और इसका मतलब ये भी ध्यान रखना है, हमारी केवल एक ही ऐसा डायमीटर ही है, यानी व्यास ही ऐसी जीवा होती है जो सेंटर से होकर जाती है, बाकी कोई भी सेंटर से होकर नहीं जाएगी। अब आप कह सकते हैं सर ये भी तो सेंटर से होकर जा रहा है, तो डेफिनेट है, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि डायमीटर से जो होकर जाएगी वो भी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। इसके अलावा कोई भी जीवा आपकी जो है इससे सेंटर से होकर नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं ये सेंटर से नहीं है, ये भी सेंटर से नहीं है। तो इस माना हमें ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि व्यास ही एक ऐसी जीवा है जो किससे होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है। समझ में आया नहीं आया आपका? तो डियर स्टूडेंट, ये आपके अच्छी तरह समझ में आया नहीं आया कि वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। और मैंने आपको बताई दिया कि व्यास ही एक ऐसी जीवा होती है जो सेंटर से होकर जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब अब हम बात करेंगे वृत्तखंड के बारे में, सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। ये तो आपको क्लियर है कि ये इसका सेंटर है, इसमें तो कोई आपको डाउट ही नहीं होगा, ये केंद्र है इसका। ये आपको ये भी क्लियर है कि इसका चाप है बच्चों, और ये क्या कहलाएगी, ये जीवा है इसके अंदर। इसका मतलब हम क्या कहेंगे इसको कि चाप
चाप कौन सा हो गया ये, और जीवा, चाप और जीवा से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है हमारा वृत्तखंड। तो इसमें हम कहेंगे, समझ में आया नहीं आया? मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्या है हमारा, यहाँ पर ये कहलाएगा जीवा और ये कहलाएगी हमारा चाप। तो चाप और जीवा से घिरा हुआ क्षेत्रफल कहलाता है वृत्तखंड। तो इसको हम कहेंगे चाप और जीवा से घिरा क्षेत्रफल वृत्तखंड कहलाता है। समझ में आया नहीं आया? ध्यान रखिए, जब ये आप गोल आलू को ले लें और आलू का एक हिस्सा काट दें आप चाकू से, तो जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है वो हम क्या कहेंगे, वो जो आपका ये कर्व वाला हिस्सा हो गया इसको हम बोलेंगे चाप, और जो हमारा आलू कटा हुआ है ये कहलाएगी इसकी जीवा। तो इसका मतलब क्या हो गया, चाप और जीवा को से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। अब बच्चों इसमें आप कह रहे होंगे सर आपने दो लिए हुए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इसका मतलब जो बड़ा वाला है हमारा, ये वाला क्या है हमारा जीवा, और बड़ा हुआ चाप से मिलकर जो बना वो कहलाएगा हमारा, एक तो हो गया हमारा लघु और एक हो गया बड़ा वृत्तखंड। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि वृत्त जिसकी लघु चाप होती है, लघु चाप का मतलब हो गया माइनर, उसे हम क्या कह लेते हैं, माइनर सेगमेंट कहते हैं। इसी तरह से बच्चों मैं क्या कहना चाहूँगा यहाँ पर, इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वृत्त जिसकी चाप बड़ी होती है, तो वृत्त जिसकी बड़ी चाप होती है उसे हम बड़ा वृत्तखंड कहते हैं। कोई डाउट? यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मैं एक बार दोबारा से इसको बता दूं, ये आपका बड़ा वाला वृत्तखंड हो गया, यानी आपका ये जीवा और चाप के बीच में जो बना हुआ क्षेत्रफल है वो हमारा बड़ा वृत्तखंड कहलाता है, और जीवा और छोटे वृत्तखंड के बीच में बना हुआ जो क्षेत्रफल है वो कहलाता है हमारा छोटा वृत्तखंड, यानी लघु वृत्तखंड। अब हम बात करेंगे त्रिज्याखंड। अभी हमने आलू को काटा था ऊपर से, अब मैं आलू को तिरछा काटूं, यदि बीच में से सेंटर से काटूंगा उसके, तो वो कहलाएगा मेरा त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड क्या होता है जरा ये भी पता होना चाहिए। त्रिज्याखंड में इसमें स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये मेरा सेंटर है, और मैंने आपको बताया था कि सेंटर से सभी दूरियां बराबर होती हैं। जब सेंटर से सभी दूरियां बराबर होती हैं तो आप क्या हो गए सर, ए और ओ बी भी बराबर है। इसका मतलब ओ ए और ओ बी जब बराबर है तो हम क्या कहेंगे, इसका मतलब कि दो त्रिज्या, और ये क्या कहलाएगा हमारा, ये क्या कहे चाप है ये, तो दो त्रिज्या और चाप से बना हुआ आपका जो क्या कहलाता है क्षेत्रफल, वो क्या कहलाएगा हमारा त्रिज्याखंड। तो हम कहेंगे दो त्रिज्या और चाप से बना क्षेत्रफल त्रिज्याखंड कहलाता है। और त्रिज्याखंड को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान रखना है थोड़ा, मैंने आपको बोला अभी कि इंग्लिश में भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, उसको हम बोलेंगे सेक्टर। ध्यान रखिए, दो त्रिज्या और चाप से बना हुआ जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्याखंड या सेक्टर कहलाता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसका मतलब ये क्या हो गया, बड़ा वाला हो गया हमारा सेक्टर, त्रिज्याखंड हो गया, और एक हो गया छोटा वाला त्रिज्याखंड। सही है, तो ये ध्यान रखिए इसमें जो है कि जो हमारे पास त्रिज्याखंड
लघु एवं या और बड़ा त्रिज्याखंड भी कहलाता है। इसको बल्कि कहलाता है लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये आपका हो गया आपका बड़ा वाला त्रिज्याखंड और ये हो गया आपका छोटा वाला त्रिज्याखंड। डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस आपके रिक्वेस्ट के बेस पर मैंने ये हिंदी में वीडियो बनाई है। आप इसको अच्छी तरह से रीड करिए। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ में आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि प्रेस बेल आइकन भी करिए, जिससे कि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। आपका कमेंट मुझे बता देगा कि आप मेरे चैनल को कितने लाइक कर रहे हैं। यदि आपके लाइक अच्छे आए और आपने सब्सक्राइब ज़्यादा किया तो मैं और ज़्यादा हिंदी के मीडियम के बच्चों के लिए और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।